गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, अच्छा, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट पूछा था कि सर हमको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, स्पेशली सॉलिड एंगल जो है उसमें कुछ डाउट्स है। ओके, तो आप प्लीज वो रिवाइज करके वापस लो। तो मैं आज आप लोगों को सॉलिड एंगल वापस सिखाऊंगा। मैंने सॉलिड एंगल के लिए एक 3D मॉडल भी बनाया है। ओके, आई होप आपको उससे वो समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहले ओके हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये तो आपको पता है। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ओके, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हुए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और इसके अलावा इनके जो एसआई यूनिट्स है, लेंथ का हुआ मीटर, मास का हुआ किलोग्राम, टाइम का हुआ सेकंड, टेम्परेचर का हुआ केल्विन। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का हुआ एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हुआ मोल। ओके, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हुआ कैडेला। ओके, या कैंडेला। सो बोलने का मतलब क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके 7 ओके फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज छोड़ा, इसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। So there are 7 fundamental quantities. वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट्स काय के लिए रहते हैं? तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को जब मेजर करते हैं, ओके, तो जो एक रेफरेंस स्टैंडर्ड रहता है, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, इसके अलावा देर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और उनके दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। पिछले लेक्चर में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, ओके, वर्क, ओके, उसके बाद क्या था? पावर। ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थे, ओके, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो थे वो कौन से टाइप के थे? डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, यस, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज सिखाया हुआ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज भी सिखाया हुआ है। ओके, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ओके, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज छोड़े, अब कौन से दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, ये जो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं उसमें आता है एक प्लेन एंगल, और जो दूसरा आता है, दिस इज फर्स्ट प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज ओके सॉलिड एंगल, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अच्छा, प्लेन एंगल जो है तो उसका जो ऐसा यूनिट है, वी से इट इज रेडियन। ओके, और इसका जो ऐसा यूनिट है इट इज स्टेरेडियन। ओके, रेडियन का जो सिंबल है, ओके, हम लोग बोलते हैं आइदर वी डायरेक्टली राइट इट एज आर ए डी। ओके, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हाफ सर्कल यूज करते हैं। स्टेरेडियन का जो सिंबल है दैट इज स्मॉल एस एंड आर। ओके, एस आर करके। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, मैं बस एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओके, और फिर आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, यस, और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज के अगर मैंने एग्जांपल लिए तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, जैसे फोर्स, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, पावर,
वेलोसिटी एटसेट्रा। ओके, ये सब हुए डिराइव क्वांटिटीज। ओके, अब आप बोलोगे सर आप हमें हमारा जो डाउट था वो तो सॉलिड एंगल का था, अब ये सब क्यों बता रहे हैं? ओके, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डायमेंशन सीखा था, ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला सीखा था, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ओके, यस, दे आर ओनली एप्लीकेबल टू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे जो दोनों क्वांटिटीज हैं इनके डायमेंशंस दे एग्जिस्ट, और जो टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ओके, वी से दे आर डायमेंशन लेस। ओके, यानी एलएमटी के फॉर्म में अगर आप प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल पूछोगे तो मैं बोलूंगा इनके डायमेंशन आएंगे L0 M0 T0। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस, इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ओके, ये पूरे डिस्कशन का जो बॉटम लाइन है वो क्या है, या जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो पूरा डिस्कशन है इसका समरी क्या है? ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ओके जो यूनिट्स होते हैं वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उनके कॉम्बिनेशन में हमें क्या मिलता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज मेजर करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, यस, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज दोनों के ही डायमेंशंस होते हैं, कुछ ना कुछ तो डायमेंशंस होते हैं। ओके, लेकिन जब मैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करता हूँ दे आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसको प्लीज नोट डाउन करना है। फिर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सॉलिड, with the help of okay actual models, okay, I'll explain you plane angle as well as solid angle। okay, इसको प्लीज लिख लेना। तब तक मैं ये स्क्रीन जो है वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज प्लेन एंगल? दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। ओके, यस, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन एंगल जो है पहले तो मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ। एक सर्कल है, ओके, स्कूल में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने बनाया है इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। क्या बोल दिया मैंने इसको? थीटा। थीटा यानी क्या है? थीटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल एंगल। ओके, ये पॉइंट को मैंने बोल दिया P और ये पॉइंट को मैंने बोल दिया Q। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा इज व्हाट? सेंट्रल एंगल मेजर्ड इन डिग्री। अभी जो हमारा थीटा है वो किसमें मेजर कर रहे हैं हम लोग? डिग्री में मेजर कर रहे हैं। चाहिए तो आपको यहाँ पे मैं डिग्री की साइन भी लगा देता हूँ। ओके, और जो PQ है तो हम लोग बोलेंगे सिर्फ इसको PQ नहीं बोल के we'll call it as arc PQ। okay, so there is a formula, length of arc PQ is given by the formula theta upon 360 into 2 pi r। okay, yes, अब इसमें अगर मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था तो ये बन जाता है आपका थीटा इंटू ये 2 और 360 कैंसिल होके बचेगा कितना? 2 तो कैंसिल हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा 180। यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, या थीटा किस में मेजर कर रहे हैं हम लोग? तो थीटा हम लोग मेजर कर रहे हैं डिग्री में। तो ये हो गया थीटा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। सो ये हो गया आपका थीटा रेडियन इंटू आर। ये जो मैंने लिखा है आपको समझ में आया क्या? ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। ये सिंपल ज्योमेट्री में हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है या एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये वाला। ओके, लेट अस से इसको मैंने सी बोल दिया। तो मैं एक और फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। एरिया of sector CPQ is given by the formula theta
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ये सेक्टर का एरिया है, ओके, सी पी क्यू जो ट्राइंगल जैसा दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला मैंने बस आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ओके। लेकिन जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। अच्छा, इसको रीअरेंज किया तो आपको मिला थीटा इंटू पाई अपॉन 180 इंटू आर, ये क्लियर है। एंड थीटा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 इज नथिंग बट थीटा रेडियन। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। लेंथ ऑफ आर्क जो है, ओके, उसको इस तरह से एरो से दिखा देता हूँ मैं। तो जो ये लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू है, इसको हम लोग बोल देते हैं एस, ओके। लेट अस से इसको मैंने सिंबलाइज किया है एज एस। सो हमको क्या मिलेगा, थीटा रेडियन विल बी इक्वल टू व्हाट, एस अपॉन आर, ओके। अब इसमें कैसा है ना कि यहाँ पे हम लोगों ने एंगल थोड़ा बड़ा बनाया, लेकिन अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है, जैसे 1 डिग्री का एंगल, 1 डिग्री का इन्हें कैसे है, तो लेट अस से ये एक साइड है और ये एकदम ऐसा छोटा सा एंगल है एक, ठीक है। तो ये जो छोटा एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा थीटा। क्या बोलूंगा मैं इसको, डेल्टा थीटा या डी थीटा भी बोल सकते हो, ओके। तो अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये जो फॉर्म होगा यहाँ पे, ये जो आर्क फॉर्म होगा उसका लेंथ भी क्या होगा, बहुत कम होगा, छोटा सा होगा। उसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा एस। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एंड इट इज डेल्टा थीटा, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है एस, ओके, विच इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू थीटा, विल आल्सो बिकम व्हाट, डेल्टा एस। और ये केस में जो फॉर्मूला हमारा बन जाता है दैट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस अपॉन आर, ओके। दिस इज योर फॉर्मूला सेकंड एंड दिस इज योर फॉर्मूला थर्ड। दोनों ही फॉर्मूला आपको क्या बताते हैं, दोनों ही फॉर्मूला आपको बताते हैं कि व्हाट इज द एंगल दैट इज मेजर्ड इन रेडियन, ओके। एंगल विच इज मेजर्ड इन रेडियन इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस, ओके, या लेंथ ऑफ आर्क अपॉन द रेडियस, ओके। यस, देखो दोनों इसमें सेम ही है, एस यानी लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे भी डेल्टा एस इज स्मॉल लेंथ ऑफ आर्क, ओके। आई होप ये क्लियर है आपको। ये एक बार टेक्स्ट बुक में वापस डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। d theta is given as what, ds upon r. It is angle subtended by the arc at the center of the circle. ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ओके। इट इज मेजर्ड इन रेडियन, ओके। एंड उसका डेफिनेशन जो है, तो इट इज, मैं इसको चाहिए तो मार्क कर देता हूँ, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। ये डेफिनेशन क्या करना है सब लोगों ने, प्लेन एंगल का प्लीज अच्छे से लिख लेना है, ओके। तो आप पहले ये कॉपी कर लीजिए, ये पार्ट जैसे ही हो गया आपका, ओके, ये वाला डेफिनेशन लिख देना है, ओके। यस, फर्स्ट प्लीज कॉपी दिस, ओके। बहुत बच्चों को सॉलिड एंगल तो अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन प्लेन एंगल में ये भी डाउट रहता है सर, हम लोग जो स्कूल में एंगल बनाते थे कि एक 45 डिग्री का एंगल बना दो, तो वो प्लेन एंगल और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ओके। ज्योमेट्री में आपको रहता था ना, ड्रॉ एंगल ऑफ लेट अस से एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो वो जो आप बनाते थे वो यही प्लेन एंगल, बस वो आप तब मेजर करते थे डिग्री में, और डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो आपने मैथ्स में भी सीखा है, ओके। ओके, तो ये एक और फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ओके। सपोज थीटा इन रेडियन अगर मुझे निकालना है तो उसका एकदम सिंपल फॉर्मूला है थीटा इन डिग्री इनटू पाई अपॉन 180, ओके। सी दिस वन, ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज भी किया है दिस फॉर्मूला, ओके। इसमें इसको कोई डाउट है, ओके। यस, ओके। तो प्लेन एंगल का जो कंसेप्ट देखा है हम लोगों ने, ओके। मैं एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, देन विल मूव टू सॉलिड एंगल, ओके। ये जो लास्ट पॉइंट है इसके ऊपर ही हम लोग पूरा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट डेवलप करने वाले, तो प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो व्हाइल एक्सप्लेनिंग प्लेन एंगल, मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ कि ऑन अ प्लेन, ओके, वी कंसीडर 2 पॉइंट, लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज Q, एंड लेट अस से ये एक थर्ड पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ X, ओके। यस, सो हम लोग बोले कि मैं P से X के तरफ एक लाइन बनाता हूँ एंड Q से X के तरफ या X से Q के तरफ एक लाइन बना देता हूँ लाइक दिस, ओके। अब P एंड Q से एक थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने लाइन बनाई है,
ओके, दोनों से एक एक लाइन बनाई है, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेन एंगल। एकदम सिंपल कंसेप्ट। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग प्लेन एंगल का? ओके, प्लीज सब लोगों ने ध्यान देना है। नॉर्मली हम लोग यही एंगल ऐसे बनाएंगे कुछ तो भी, और इसको बोलेंगे दिस इज एंगल पी एक्स क्यू। सही है, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ओके, व्हाट इज प्लेन एंगल? तो इट इज एंगल subtended by 2 points at a third point such that all 3 points lie in the same plane. ओके, और इसको प्लेन एंगल क्यों बोलते हैं? तो ऑल द 3 पॉइंट्स, ओके, दे लाई इन अ सेम प्लेन, हेंस द एंगल also lie in the same plane. ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? यस। तो डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू और डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेन एंगल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोगों ने ये 2 पॉइंट्स लिए थे। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 पॉइंट्स के अलावा ऐसे काफी सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ। ओके, अब बोलोगे सर ये थोड़ा सर्कुलर शेप आ रहा है। हम लोग कोई भी रैंडम शेप ले सकते हो। ओके, यस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो पहले जैसे हम लोगों ने इसको P एंड Q बोला था, अब मैं रैंडमली इसको नेम कर देता हूँ। लेट अस से दिस इज R S T U V W। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ Z। ओके, और बाहर एक पॉइंट पकड़ लेते हैं हम लोग, विच इज X। ओके, यस। तो यहाँ पे भी जो बाहर का पॉइंट हम लोगों ने पकड़ा था दोनों के, वो क्या पकड़ा था हम लोगों ने? X। ओके, अब जैसे ये 2 पॉइंट से हम लोगों ने लाइन बनाई थी, व्हाट विल डू इज, मैं थोड़ा अलग कलर का पेन यूज करता हूँ, यानी आपको ये समझने के लिए और इजी हो जाएगा। मैं हर एक पॉइंट से एक्स की तरफ लाइन बनाता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको मैं जोड़ देता हूँ अंदर से। तो आप बोलोगे सर ये जो शेप है ना, वो ऐसा थोड़ा सा ना एक टेंट की तरह या कोन की तरह लग रहा है। आपको दिख रहा है ये 3D आप इसको व्यू कर पा रहे हो लाइक दिस? ओके, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका भी आप टेंशन मत लो। ओके, मैंने इसके लिए आपके लिए ये समझाने के लिए तो खास ये समझाने के लिए, ओके, अगर आप 2D में इसको समझ नहीं पा रहे या फिर 2D यानी ड्राइंग में समझ नहीं पा रहे, तो मैंने इसका एक 3D मॉडल बनाया। ओके, लाइक दिस, प्लीज पे अटेंशन। ओके, तो ये जो रिंग बनाई है मैंने यहाँ पे, दिस रिंग, ओके, ये जो रिंग है वो आपकी ये स्टील की रिंग है, दिस वन। ओके, एंड ये जो पॉइंट एक्स है, यहाँ पे जो आपको नॉट दिख रही है वो पॉइंट एक्स है। ओके, तो लेट अस से दिस इज पॉइंट पी क्यू आर एस टी सो ऑन। ओके, ये पॉइंट से जो भी लाइंस दिख रही है, जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, ये सब थ्रेड्स कहाँ पे आके मिल रहे हैं? ये नॉट पे आके मिल रहे हैं, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, द एंगल विच इज कमिंग लाइक दिस। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ओके, अच्छा, अगर उसमें मैं सिर्फ ये 2 पॉइंट की बात करूं, लेट अस से दिस इज ओके टी एंड दिस इज यू। टी एंड यू से एक्स के तरफ जो आ रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस थिंग, ये हो गया प्लेन एंगल। ओके, बट टुगेदर ये जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सॉलिड एंगल। ओके,
आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। तो सॉलिड एंगल ये ना क्या होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ कोन, और हमेशा कोन नहीं रहेगा, कोई भी रैंडम शेप का एरिया, ओके, वो सॉलिड एंगल बना सकता है। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, पहले सॉलिड एंगल का डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, तो जैसा ये डेफिनेशन है वैसे ही पूरा डेफिनेशन रहने वाला है, सिर्फ ध्यान देना है चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, इट इज एंगल सबटेंडेड बाय, तो पहला पार्ट तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे मैं बोलूंगा बाय सेट ऑफ पॉइंट्स एट, अभी यहाँ पे हम लोगों ने बोला था एट द थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आएगा एट एन एक्सटर्नल पॉइंट सच दैट, अभी इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज आएगा, ऑल द सेट ऑफ पॉइंट्स form a periphery of enclosed area or surface and lie in the same plane except the external point which lies outside the plane। तो ये डेफिनेशन का मतलब क्या है, ओके, सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है, ओके, तो इमेजिन करो कि एक सरफेस है, अभी ये सरफेस कौन सा है, ये सर्कुलर सरफेस है, और उसके ऊपर मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए, कहाँ पे मार्क किए पॉइंट्स, तो ऑन द पेरीफेरी, आपको समझ में आ रहा है पेरीफेरी है क्या, तो जैसे ये सर्कुलर पूरा सरफेस है ऐसा समझ लो, अब ये हो गए पॉइंट्स उसके एक्सटर्नल बाउंड्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीफेरी। अच्छा, हम लोग जब सॉलिड एंगल डिफाइन करते हैं, ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं फिर, कि ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, इसके जगह पे हम लोग बोलते हैं कि दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द पेरीफेरी ऑफ अ सरफेस और अ एरिया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो ये एक एरिया है और इसके पेरीफेरी के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो ये एंगल क्या कर रहे हैं, सबटेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है, सर क्या स्क्वायर शेप का जो एरिया है वो कोई एंगल सबटेंड कर सकता है? बिल्कुल, आप एक पॉइंट ले लो, इवन ये भी जो रहेगा हम लोग बोलेंगे दिस एंगल, लेट अस से इसको मैं बोल देता हूँ डी थीटा, इट इज आल्सो व्हाट, अ सॉलिड एंगल। ओके, स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर हमेशा सर्कुलर जो पेरीफेरी है वही सॉलिड एंगल बना सकता है क्या? तो ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैं एक रैंडम शेप ले लेता हूँ। अब ये क्या हो गया, सरफेस, एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑन इट्स पेरीफेरी। ओके, तो क्या ये सॉलिड एंगल सबटेंड कर सकता है? बिल्कुल, ये देखो मैं ये सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, दिख रहा है आपको ये? तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अगेन व्हाट, अ सॉलिड एंगल, इट इज फॉर्मिंग एन एंगल इन 3 डायमेंशन। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, टेक्स्ट बुक का जो डायग्राम है उसमें तो इनफैक्ट उन लोगों ने यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एरिया गया है ना, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का थोड़ा दिख रहा है। ओके, बट ये स्पीयर का एक पार्ट है। ओके, यस, तो इसलिए वो थोड़ा सा कर्वेचर दिख रहा है आपको। ओके, यस, इस पे ध्यान देना है। तो ये जितने भी पॉइंट्स है एट अ कॉमन पॉइंट जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसको उन्होंने बोला है डी ओमेगा। ओके, ये जो सिंबल है दिस इज कॉल्ड एज डी ओमेगा। ओके,
अच्छा, अभी जो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है, ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जो दोनों डेफिनेशन है इसको अच्छे से क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। जो अभी हम लोगों ने सॉलिड एंगल डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया, ओके, यस। एनीवे, तो अभी हम लोग सॉलिड एंगल का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो देखेंगे, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी हम लोग प्लेन एंगल के मैथमेटिकल फॉर्म के साथ कंपेयर करके ही निकालेंगे, ओके। तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। तो बेसिकली प्लेन एंगल के केस में हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल is nothing but ratio of length of the arc of the circle, okay, to the radius of the circle. इसका मतलब क्या? तो यहाँ पे ds जो है, it is length of arc, and r is radius of the circle, of the same circle, okay. Yes, plane angle is defined as ratio of length of arc to the radius of the circle. ये clear है आप लोगों को? Using same analogy, okay, हम लोग बोलते हैं solid angle का भी एक और definition है, बट वो जो डेफिनेशन है उसमें ds की जगह पे आ जाता है dA, और r की जगह पे आ जाता है स्क्वायर ऑफ द r, ओके। और सॉलिड एंगल जो है, तो प्लेन एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है d थीटा, ओके। सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है, ओके, सो वी कॉल इट एज d ओमेगा, ओके। ये क्लियर है आपको? सो वी से d ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? dA अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ds था दैट वाज व्हाट? ओके, इट वाज लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। यहाँ पे जो dA दैट इज एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो देखो, हम लोग बोलते हैं कि लेंथ जो है, तो लेंथ को जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर में लेते हैं या लेंथ का जब स्क्वायर लेते हैं तो क्या हो जाता है? एरिया। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में ds का dA हो गया, तो डिनोमिनेटर में बैलेंस करने के लिए इधर r है तो इधर क्या हो गया? r स्क्वायर, ओके। तो r स्क्वायर इज व्हाट? बेसिकली इट इज स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सेम सॉलिड स्फीयर, ओके। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, ओके। डी थीटा का जो फॉर्मूला था दैट वाज ds अपॉन r, ओके। इसकी ही एनालॉजी यूज करके हम लोगों ने डी ओमेगा का फॉर्मूला निकाला है, ओके। अच्छा, इसका कोई दूसरा प्रूफ है तो भी आपको सिलेबस में वो प्रूफ नहीं है, ओके, यस। तो सिलेबस में आपको सॉलिड एंगल का इतना ही पार्ट दिया हुआ है, ओके, यस। मेरा काम था आपको सॉलिड एंगल कैसा दिखता है या सॉलिड एंगल विजुअलाइज कैसे करना है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फॉर्मूला भी जो है उसका, ओके, वो भी ये एनालॉजी से हम लोग निकालते हैं, ओके। इस आई होप आपको ये सब समझ में आया है, ओके। तो प्लीज आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से कॉपी कर लेना है। तो आई होप आप लोगों को सॉलिड एंगल का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। अब हम लोग हमारे डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो हम लोगों को सीखना है दैट इज यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ओके। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है क्योंकि एग्जाम में ये आता ही है, ओके। 3 एप्लीकेशन है या 3 यूजेस है, उसमें से एक तो आपको पूछा जाता है। जो पहला एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड, ओके, या पहला एप्लीकेशन जो है उसका टाइटल है टू फाइंड करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला, ओके। अब इसका मतलब क्या है, ओके। तो लेट अस से एक इक्वेशन मैं कंसीडर करता हूँ व्हिच इज v इज इक्वल टू u प्लस at,
अभी आप बोलोगे सर हाँ हम लोगों ने ये सीखा है, लेकिन अगर ये इक्वेशन आपने नहीं सीखा रहता और मुझे ये वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं, तो हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा एलएचएस पे कौन सी टर्म है। ओके, मैं बोलूंगा एलएचएस पे जो टर्म है वो है बी। ओके, एंड डायमेंशन ऑफ दैट टर्म वी, वी इज व्हाट, वेलोसिटी। तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो साइड में मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप डायमेंशंस निकालते हो ना, यूनिट से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कैसे? तो मीटर पर सेकंड में मीटर कितने बार आ रहा है? एक बार। तो आप यहाँ पे लिख दोगे L1। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव वन क्यों आएगा? क्योंकि वो न्यूमरेटर में पर सेकंड, यानी टाइम कितने बार आ रहा है? वो भी एक ही बार आ रहा है। ओके, सेकंड स्क्वायर होता तो दो बार आता है। ओके, लेकिन अभी एक ही बार आ रहा है टाइम, बट वो टाइम कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में। तो हम लोग इसको लिखेंगे t माइनस वन। तो ये हमारा LHS का क्या हो गया? डायमेंशन हो गया। सो बेसिकली विल से ओके, LHS term has dimension as L1 t माइनस वन। ओके, इसको मैंने बोल दिया रिजल्ट वन। अब RHS पे आ जाते हैं। तो RHS पे we say there are two terms u and at। ओके, तो उसमें u का डायमेंशन क्या है? तो मैं बोलूंगा u का डायमेंशन है ओके, u इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो अगर v का डायमेंशन L1 t माइनस वन था, तो u का भी डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। सो इट विल बी L1 t माइनस वन। अभी ये जो इक्वेशन है उसमें v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको मैं बस इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ओके, और तो u का तो डायमेंशन मिल गया हमको। अब जो नेक्स्ट टर्म है RHS की वो है a इंटू टी। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा dimension of a into t is nothing but dimension of a into dimension of t. What is a? A is acceleration and t is time. तो acceleration का यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, क्योंकि it is meter per second square। तो इसका डायमेंशन निकालना बहुत सिंपल हो गया। इट विल बी L1 पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड स्क्वायर कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो सेकेंड जो टू टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T2, बट उसको एक नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, और आप बोलोगे सर आप मास यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप m0 भी लिख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या मिला अपने को? L1 t माइनस टू इंटू टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो सेकेंड यानी एक बार आ रहा है, वो भी न्यूमरेटर में, तो मैं बोलूंगा इट विल बी t1। अब इन दोनों को जब मैंने कंबाइन किया तो टाइम और टाइम कंबाइन होगा और आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी L1 t माइनस वन। ओके, ये हो गया हमारा रिजल्ट सेकंड या इक्वेशन सेकंड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रॉम वन एंड टू, ओके, डायमेंशंस of the terms on LHS and RHS are seen. Therefore, the given equation is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100% करेक्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू यूनिट्स या एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ डायमेंशन इट इज करेक्ट। क्योंकि सपोज अगर मैं एक रैंडम इक्वेशन ले लेता हूँ v is equal to let us say u plus 380। we really know that कि v is equal to u plus 80 है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा हुआ है ये इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा है हम लोगों ने। ओके, स्कूल में भी सीखा हुआ है। ये बेसिकली कहाँ से आता है? तो एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से आता है, a is equal to v minus u upon t। इसको ही रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा v, ये a into t हो जाएगा और u उधर आके ऐड होगा, तो v is equal to u plus 80। तो हम लोगों को पता है कि ये सही है।
तो जब हम लोग को कुछ पता है तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशनली भी करेक्ट है और ऐसे ओवरऑल भी 100% करेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये इक्वेशन ऐसा लिख देता हूँ तो हमारा LHS तो एज इट इज रहेगा, RHS में क्या रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जो टर्म रहेगी वो रहेगी U एंड 380, और 3 का जो फैक्टर है तो 3 का फैक्टर डायमेंशन लेस है, तो जो 380 है उसका भी डायमेंशन क्या आएगा, तो इट विल बी सेम एज L1 T माइनस 1। तो अगर मैं ये इक्वेशन भी कंसीडर करता तो भी हमारा रिजल्ट क्या आता, सेम आता। इसलिए मैंने कंक्लूजन क्या लिखा है, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट मैंने ऐसा बोला है कि 100% करेक्ट है नहीं। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक तरह का ड्रॉबैक भी हो गया पहले एप्लीकेशन में। वी कैन ओनली आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट दैट कि 100% जो पूरा इक्वेशन है विद ऑल द नंबर्स एंड फैक्टर्स वो करेक्ट। ओके, ये गया आपके दिमाग में? ओके, यस। तो इसको प्लीज कॉपी कर लेना है। हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने यही कंसेप्ट लिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ LHS एंड डायमेंशन ऑफ RHS, और उन्होंने एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा है, सिंस द डायमेंशन ऑफ LHS is equal to RHS, okay, by the principle of homogeneity of dimensions, okay, the given equation is dimensionally correct। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिए ऊपर दिया हुआ, ओके, यस। ये आपको ये बताता है कि अगर जितने भी टर्म्स हैं वो अगर सबके डायमेंशन अगर मैच हो रहे। अच्छा, एक और बात है, टर्म्स का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा कि अभी जैसे RHS देखो तो उसमें U और AT के बीच में क्या है, एडिशन का साइन है। तो टर्म्स वो होते हैं कि विच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। ओके, तो ये जो AT है वो एक टर्म हो गया। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे सर AT के अंदर भी दो टर्म है, एक्सीलरेशन एक हो गया, टाइम एक हो गया, नहीं, वैसा हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ओके, सपोज ऐसा होता कुछ कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ओके, तो आप वो जो हाफ mv² है उसको क्या बोलोगे, वन टर्म बोलोगे। आप ऐसे नहीं बोलोगे सर हाफ एक हो गया, इंटू m दूसरा हो गया, इंटू v² तीसरा हो गया, बिल्कुल नहीं। ओके, हाफ mv² अपने आप में पूरा एक टर्म हो गया, ठीक है, यस। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड वाला जो उसका एप्लीकेशन है। हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा केस दिया हुआ है, ओके, द पीरियड t of oscillation of a simple pendulum depends on the length and acceleration due to gravity। पेंडुलम सब लोगों को पता है, तो एक स्ट्रिंग होता है और उसको एक स्पेरिकल बॉब अटैच करता है और वो इस तरह से घूमता है, बराबर है। तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है? Now what is one oscillation? एकदम सिंपल है कि ये सेंटर से राइट जा रहा है, फिर वापस सेंटर पे आ रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर वापस सेंटर पे आ रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग वन ऑसिलेशन। ओके, यस, वापस बताता हूँ, सेंटर से राइट जा रहा है, राइट है ना मेरा राइट, आप लोगों के लिए लेफ्ट होगा, ओके, तो सेंटर से, ओके, आप लोगों के हिसाब से बताता हूँ मैं, सेंटर से लेफ्ट जा रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, अब मीन पोजीशन से वापस क्या हो रहा है, राइट जा रहा है, और राइट से कहाँ पे जा रहा है, ओके, मेन पोजीशन पे जा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओके, दिस इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। और उसको जो टाइम लगता है, तो वो जो टाइम है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर है वो है L, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एंड दूसरा जो फैक्टर है दैट इज G, व्हिच इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको इनके बीच में का रिलेशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा द टाइम पीरियड T डिपेंड्स ऑन length, the time period T also depends on acceleration due to gravity। बट हम लोग ये 100% श्योर नहीं है कि ये जो लेंथ है वो न्यूमरेटर में ही है, या जो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी न्यूमरेटर में ही है या डिनोमिनेटर में ही है। सेकंड, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर ये टर्म ऐसा भी आ सकता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ या क्यूब ऑफ द लेंथ। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑर्डर भी पता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द टाइम पीरियड बी प्रोपोर्शनल टू L raised to A and let the time period be proportional to G raised to P। तो टुगेदर हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, L raised to A and G raised to B। ओके, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट,
हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंडेंट है, लेकिन वो मास का यहाँ पे क्या है, ऑर्डर 1। और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट है, बट वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है, 2। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, ए का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने कैसा लिखा है, L⁴A एंड G⁴B। ओके। अच्छा, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालते हैं तो क्या आ जाता है, इक्वलिटी साइन, और हमको क्या लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट k लेना पड़ता है। ओके, एंड दिस k विल बी न्यूमेरिकल डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अभी आप पूछोगे सर न्यूमेरिकल डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी क्या, तो बेसिकली इट इज अ नंबर। जैसे यहाँ पे हाफ क्या है, हाफ इज अ नंबर, हाफ इज बेसिकली अ रैशनल नंबर। ओके, और हाफ को कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, इट इज सिंपली अ नंबर। ओके, तो के भी क्या है, इट इज अ नंबर, इट कैन बी एनी रैशनल नंबर और रियल नंबर, लेकिन देखिए कि वो क्या है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, मैं ऐसा लिखूंगा, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। डायमेंशन एनालिसिस हम लोग क्या बोलेंगे, इफ these two are equal, dimension of t must be equal to dimension of k into L⁴A into G⁴B। अब टाइम आ गया है कि सब टर्म्स को अलग कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ k into dimension of L⁴A into dimension of G⁴B। ओके, डायमेंशन ऑफ k हम लोगों ने क्या बोला, इट इज अ नंबर, न्यूमेरिकल डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L0 m0 t0। L⁴A जो है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ लेंथ L, और जो रेज टू ए उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेज टू बी जो है उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। ओके, और जो टाइम का डायमेंशन है, तो हम लोगों को पता है, इट इज बेसिकली व्हाट, L0 m0 एंड t1। ओके, ये क्लियर है सब लोगों को। ओके, अब ये जो L0 m0 t0 है ना, ये हम लोग आगे के टर्म में, आगे के स्टेप में लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं। ओके, डायरेक्टली मैं डायमेंशन ऑफ L लिख देता हूँ। सो इसको हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सो ये हो जाएगा L0 m0 t1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो वो हो जाता है L1 होल रेज टू ए, डायमेंशन ऑफ g, g इज व्हाट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम लोग बोलते हैं कि g का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आपको पता है। बट इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। मीटर यानी लेंथ कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में सेकेंड कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो डिनोमिनेटर से जब ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड रेज टू -2। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, t-2। ये पिछले वर्क में भी हम लोगों ने किया था, यहाँ पे हम लोग पहला एप्लीकेशन देख रहे थे। ओके, तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन है, इट इज L1 t-2। अब यहाँ पे एक पावर भी है, रेज टू बी, तो वो मैं लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा L⁴A, अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये जो b है, ये दोनों पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम L⁴B t⁻²b। अब टाइम आ गया है कि सबको हम लोग प्रॉपरली लिख देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा L⁴A into L⁴B, लॉ ऑफ इंडाइसेस, A⁻m into A⁻n will be A⁻m plus n। तो ये हो जाएगा L⁴A plus b, और t⁻, क्या आएगा, -2b। ओके, और आप पूछोगे m⁻0 है। ओके, तो m⁻0 को मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा ही नहीं, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं L⁻0 t⁻1। क्यों, तो यहाँ पे m की टर्म नहीं है, इज इक्वल टू व्हाट,
L raised to a plus b and d raised to minus 2b. So comparing both side, यहाँ पे लिख देता हूँ, या comparing powers on both sides. पहला इक्वेशन मेरे को मिलेगा L 0 है और यहाँ पे L a plus b है, तो मैं बोलूँगा 0 is equal to what? A plus b, that is a is equal to what? उधर जाके b हो जाएगा minus b. ओके, ये हुआ हमारा रिजल्ट सेकंड. और एक और इक्वेशन मिलेगा अपने को, अगर t के पावर कंपेयर किए तो मैं बोलूँगा 1 is equal to what? minus 2b. Therefore b is equal to what? minus half. अब b equal to minus half हमने अगर इक्वेशन 2 में डाल दिया तो आपको क्या मिलेगा? a which is equal to minus b minus of b का वैल्यू माइनस हाफ है, सो माइनस ऑफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा? प्लस हाफ. तो इस तरह से हमको a एंड b का वैल्यू मिल गया. अब जो a एंड b का वैल्यू मिला है वो हम लोग इक्वेशन 1 में डालेंगे. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 t is equal to what? k l raised to a के जगह पे क्या डाल दूंगा? हाफ इंटू g raised to b के जगह पे डाल दूंगा माइनस हाफ. ओके, यस, which is nothing but equal to k l raised to half upon g raised to half. अब ये g जो न्यूमरेटर में था उसको मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, तो रेस टू हाफ का मतलब क्या होता है? तो ये हो जाएगा k l रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट l एंड g रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट g. ओके, यस. तो यहाँ पे अभी स्पेस खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम करके मैं ऐसा लिखता हूँ. therefore टाइम पीरियड t is nothing but equal to k into under root of l by g. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है. यहाँ पे वापस लिख देता हूँ मैं. और ये हमारा जो इक्वेशन है, तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि जो k है बेसिकली, या इसका जो डेरिवेशन है, तो आप एक्सपेरिमेंटली या फिर एनालिटिकली भी निकाल सकते हो. a का वैल्यू 2 पाई है, सो t इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g. ओके, सो वी कैन एक्चुअली फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज. इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसको प्लीज अच्छे से कॉपी कर लेना, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लो, यही उन्होंने दिया हुआ है. ओके, e इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाई जी. इसको अच्छे से लिखना है. उसके बाद हम लोग थर्ड वाला देख लेंगे. ओके, सो जो थर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन है, दैट इज टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेंथ का यूनिट बोलूँ तो SI सिस्टम में उसका यूनिट होता है मीटर, लेकिन CGS सिस्टम में उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर. तो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर है? तो हम लोग बोलेंगे 100 सेंटीमीटर. अब ये तो एकदम सिंपल एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि SI सिस्टम में ओके वर्क का यूनिट जूल है, CGS सिस्टम में क्या है? इट इज अर्च. तो अगर हमको वो निकालना है कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्च, ओके, दोनों ही जो यूनिट है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी जो वर्क है उसके यूनिट है, लेकिन जो यूनिट्स है वो डिफरेंट सिस्टम में. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने वही दिया हुआ है. ओके, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी आर डिटरमाइनिंग द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल SI यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्च CGS यूनिट ऑफ वर्क. ओके, तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है इसमें जो यूनिट्स है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी. ओके, अब ये कैसे सॉल्व करना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ. ओके, बहुत ही सिंपल है. तो हम लोग बोलेंगे फॉर वर्क उसका जो SI यूनिट है वो हम लोग बोलते हैं इट इज जूल, सिंबल कैपिटल J,
और CGS यूनिट जो है इट इज अर्श। तो हम लोग बोलेंगे जूल और अर्श का रिलेशन क्या है, तो मैं बोलूंगा लेट 1 जूल बी इक्वल टू x अर्ज। ओके, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है, तो बेसिकली वर्क इज व्हाट, इट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। और फोर्स इज व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एज इट इज लिख देता हूँ। अब मास का डायमेंशन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी L0 M1 T0। एक्सीलरेशन का अभी हम लोगों ने देखा है इट इज L1 T-2। और जो डिस्प्लेसमेंट है S, उसका डायमेंशन क्या आएगा L1। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क का डायमेंशन निकाल दिया। वर्क का डायमेंशन होगा L1 L1, ये हो गया L2 L0। तो ये L2 और 0 कंबाइन होके अपने को मिलेगा क्या, L2। M1 के साथ और कोई नहीं है, और T-2 के साथ भी और कोई टाइम का यहाँ पे फैक्टर नहीं है, 0 है। तो हम लोग बोलेंगे दिस विल स्टे एज T-2 ओनली। तो ये हो गया वर्क का क्या, डायमेंशन। अब हम लोग बोलेंगे कि SI सिस्टम में या फॉर SI यूनिट, और यू कैन से SI सिस्टम इटसेल्फ, मैं बोलूंगा W SI will be equal to L2 M1 T-2। लेकिन जो इसका सफिक्स है तो उसको मैं S लगा देता हूँ, ठीक है। एंड फॉर CGS सिस्टम, डायमेंशन ऑफ वर्क फॉर CGS, देखो डायमेंशन का ऑर्डर सेम आने वाला है। ओके, डायमेंशन का ऑर्डर सेम ही आएगा, यानी यहाँ पे ऊपर L2 है, इधर भी M1 ही आएगा, इधर T-2 आएगा। लेकिन जो सफिक्स है तो CGS के लिए मैं यहाँ पे C लगा देता हूँ। ओके, यस। अभी मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ज। ओके, टेकिंग डायमेंशंस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायमेंशंस ऑन LHS। जूल के लिए हम लोग ये डायमेंशन लिख देते हैं, तो इट इज L2 M1 T-2 with suffix S is equal to x times L2 M1 T-2, लेकिन यहाँ पे सफिक्स क्या आएगा, C। इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू जो LHS का डायमेंशन है, ओके, वहाँ पे RHS का डायमेंशन आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो मैं बोलूंगा x को मैंने LHS पे लिख दिया, आपको मिलेगा LS MS TS, इनके ऑर्डर आ गए 2 1 -2 डिवाइडेड बाय अगेन LC MC EC, ये हो गया 2 1 -2। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, तो लेंथ को कंबाइन कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा LS अपॉन LC, और कंबाइन करके दोनों का ऑर्डर मैंने रेस टू 2 लिख दिया। MS और MC को भी कंबाइन कर देते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम ही है, तो रेस टू 1 कर दिए। और TS इन अ टाइम इन, ओके, SI सिस्टम, एंड TC इन अ टाइम इन CGS सिस्टम, दोनों को कंबाइन कर दिया, और दोनों का कॉमन ऑर्डर क्या है, -2। अब ऐसा इसमें हम लोग बोलते हैं कि जो लेंथ का बेसिक यूनिट है वो है मीटर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 मीटर। CGS में जो है मैं बोलूँगा इट इज 1 सेंटीमीटर रेस टू 2। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मास का जो यूनिट है वो है 1 kg, और यहाँ पे जो है CGS में मास का यूनिट है 1 ग्राम, इसका पावर क्या है 1।
CGS में टाइम का जो यूनिट है वो है 1 सेकेंड। SI में SI में जो टाइम का यूनिट है वो 1 सेकेंड है, और CGS में भी क्या है, 1 सेकेंड है। तो ये हो गया रेस टू माइनस टू। अब ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 रेस टू माइनस टू इज 1। तो ये फैक्टर पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव रिलेशन, मैं साइड में लिख देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। Therefore 1 meter upon 1 centimeter will become what, 100। तो ये सेंटीमीटर जब इधर आके डिवाइड करेगा तो 100 का फैक्टर रह जाएगा। तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 मीटर को आपने 1 सेंटीमीटर से डिवाइड किया तो कितने पार्ट हो गए उसके, 100। तो ये हो गया 100 स्क्वायर। सिमिलरली 1 kg हम लोग क्या बोलते हैं, सो 1 kg इज व्हाट, इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूँ। तो 1 kg को अगर मैं 1 ग्राम से डिवाइड करूँ तो जो फैक्टर आएगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी ऑफ 1000। तो ये आ गया 1000 रेस टू 1, एंड 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड इज 1 रेस टू माइनस 2। तो ये 100 स्क्वायर जो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 जीरो लिख दिए मैंने, ये हो गया 10,000 इंटू 1000। ओके, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, 1 फॉलोड बाय 7 zeros। ओके, यस, तो आपको x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू क्या मिला है आपको, ओके, सो 1 फॉलोड बाय 7 जीरो, ये 1 करोड़ के आसपास हो गया। या मैं उसको बोलूँगा 10 मिलियन, लेकिन उसको 10 मिलियन लिखने से अच्छा, ओके, सिंपली वी राइट इट एज x का वैल्यू क्या मिला, 10 रेज टू 7, एंड फ्रॉम अगेन इक्वेशन 1 x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 जूल इज इक्वल टू व्हाट, 10 रेज टू 7 अर्श। तो ये था हमारा थर्ड एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप आज के लेक्चर में आपको प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल समझ में आया है, और जो 3 एप्लीकेशंस देखे हम लोगों ने, या फिर 3 यूजेस देखे डायमेंशनल एनालिसिस के, वो आपको समझ में आए। ओके, यस, सो विल स्टॉप हियर फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो।